जिंदगी भर जब तक हाईकोर्ट में रहे तब तक वो लगातार ममता के खिलाफ आदेश देते रहे और अभी बीजेपी से तुरंत चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग। ये बीजेपी का स्लीपर सेल था न्यायपालिका में। कोर्ट में अपने फेवर में चीजें लेने के एवज में बॉन्ड लिए गए सभी को। इसमें टीएमसी हो, कांग्रेस हो, बीआरएस हो, बीजेपी हो, देश के सामने ये नग्न सत्य आना चाहिए। केजरीवाल के शराब घोटाले में सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचा? बीजेपी को पहुंचा। आप कांग्रेस कहीं है नहीं यही बात करते हो। आप एक बार तय कर लो कांग्रेस है या नहीं है, कांग्रेस ताकतवर है या नहीं है, ये बात एक्सेप्ट ही कर लो एक बार, आज फाइनली हो जाए। खुद ही तय करते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर निकल गए। खुद ही तय करते हैं, खुद ही आंकड़े बताते हैं, खुद ही बताते हैं कि मैं 81 करोड़ लोगों को भूखा नहीं सोने देता। ये जो नए 2024 में जो इनकी परिभाषा है, ना मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ सुनो, ना मोदी जी के खिलाफ कुछ कहो, ना मोदी जी के खिलाफ कुछ देखो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ फिर एक बार वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, पहला सवाल सीधा मैं सवाल पर ही जाऊंगी कि क्या डीवाई चंद्रचूड़ को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? 600 वकीलों की फौज लेकर के उन्हें यह समझाने की कोशिश हो रही है कि न्यायपालिका को किस तरह से चलाना है। नरेंद्र मोदी जी खुद ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि कहीं शायद विपक्ष या तो बाहरी ताकत जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे कौन प्रेशर बना रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए निर्णय को कानून बना के कौन पलट रहा है? न्यायालय की निर्णयों की बेइज्जती कौन कर रहा है? ये देश के सामने है। क्या अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के जब मिलान हो रहे हैं तो ये बात सामने नहीं आई कि सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत पहले ये निर्णय दिया था कि हमारे यहां स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए, अलॉटमेंट नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा घपला होता है। इसी स्कैंडल, इसी स्कैम के लहर पे बैठ के बीजेपी सत्ता में आई थी। सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को आपने कानून बना के पलटाया और फिर अलॉटमेंट किया। और तब आपको अलॉटमेंट नहीं करना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी चाहिए। इसलिए तमाम ऑपरेटर्स आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे, लीगल ओपिनियन दे रहे थे, रिटायर्ड जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके, रिलायंस से लेके तमाम लोगों ने। लेकिन आपने नया कानून बनाया क्योंकि एयरटेल को आपको ऑब्लाइज करना था। और जैसे आपने ऑब्लाइज किया, एयरटेल ने आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद के पैसा दे दिया, कमीशन दे दिया। क्या वो सर्वोच्च न्यायालय पे प्रेशर डालने की बात नहीं थी? दिल्ली सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनको शक्ति होनी चाहिए। इसके बाद एनसीआर बिल लाके उस निर्णय के खिलाफ आपने पलटा दिया। क्या यह सर्वोच्च न्यायालय पे प्रेशर नहीं था? सर्वोच्च न्यायालय जब जब कोलिजियम नाम भेजता है, उस नाम को पास करने में और वापस देने में कई सप्ताह, कई महीने लगते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय को लगातार न्यायाधीशों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये सरकार को बताना पड़ता है कि आप जल्दी नाम क्लियर कीजिए। क्या ये सर्वोच्च न्यायालय पे मोदी सरकार का प्रेशर नहीं? चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो इशू था, उसमें जब संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। उस निर्णय को पलटाने के लिए नया कानून बना के आपने प्रधानमंत्री, उनके एक मंत्री और विपक्ष का एक नेता, यानी आपने कुल मिला के 2 वर्सेस 1 करके आपने अपने हाथ में कब्जा कर लिया सारी चीजें। तो ये प्रेशर नहीं है सर्वोच्च न्यायालय पे? सर्वोच्च न्यायालय बार बार केंद्र सरकार को किसी चीज के लिए बोलती और केंद्र सरकार नहीं करती। और कोविड के टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय का ये काम है कि सर्वोच्च न्यायालय ये तय करे कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो इस देश में। ये भी सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि सरकार नाकारा साबित हुई। सर्वोच्च न्यायालय के 10 बार बोलने के बाद भी पेगासस में सरकार ने क्यों अपना पक्ष नहीं रखा? और सबसे हास्यास्पद बात यह है मैडम कि जो पत्र 600 लोगों ने लिखा, उसमें साइन करने वाला एक इंसान ऐसा भी है
जिसने सर्वोच्च न्यायालय ने जब अभी निर्णय दिया कि ये बॉन्ड रद्द हो जाए और इस बॉन्ड का मिलान करने के लिए सारे डिटेल दिया जाए, तो ये डिटेल न दे, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ इंटरवेन करने के लिए जिसने पत्र लिखा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने देश के राष्ट्रपति को कि आप अपना विशेष अधिकार का उपयोग करके सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को रद्द कीजिए, वो क्या इंटरेस्ट था? आज मैं उस अध्यक्ष जी को पूछना चाहता हूं, वो किसके लिए काम कर रहे थे? ये सारे डिटेल्स बाहर आने के बाद क्या देश की हानि हुई? यहां सभी राजनीतिक दल नंगे हो गए हमाम में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीआरएस हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो। सब ने पता पड़ा है कि कैसे कैसे काम करने के एवज में इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। कैश लेने की जगह आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हो और आप कहते हो कि हमने लीगल ले लिए। शर्म नहीं आती इनको? क्या यही वजह है कि इलेक्टोरल का मामला जिस तरह से इस पर खुलासा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रुख अपनाया है, इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट को अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल टारगेट किया। दसों केसेस है अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़े हुए, लगातार सुप्रीम कोर्ट का टारगेट किया जा रहा है। और ये कौन है 600 लोग? ये वही है सरकार के, हर टाइम सरकार उनको मोटी खासी रकम देके अपने लिए पेशी के लिए बोलती है, सरकार का पक्ष रखने वाले लोग हैं। इसमें से कितने लोग हैं जो सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े, कोर्ट में पेशीकार कर चुके हैं? 600 में से आपको 4 लोग भी नहीं मिलेंगे जिन्होंने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्षकार का साथ दिया हो। ये सरकार की पैरवी करने वाले, सरकार से मोटी रकम लेने वाले आज बताते हैं। हां, उस पत्र का आखिरी पैराग्राफ के लिए मैं सहमत हूं। उस पत्र के आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को साइलेंट नहीं रहना चाहिए। आपकी चुप्पी साधना भी इस देश में तमाम ऐसी लोगों को ताकत देती है जो इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त कर रही है। मैं इस बात को मानता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ बॉन्ड के लिए मिलान करवाया, बॉन्ड का सारा डिटेल बाहर आया। सर्वोच्च न्यायालय ने चुप्पी साधे बगैर सर्वोच्च न्यायालय ने एक एसआईटी घोषित करनी चाहिए एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अंडर, और बता देना चाहिए कि ये कैसा काम के एवज में, ठेके के एवज में, रेड होने के एवज में, सैंपल फेल होने के एवज में, कोर्ट में अपने फेवर में चीजें लेने के एवज में बॉन्ड लिए गए हैं। सभी को, इसमें टीएमसी हो, कांग्रेस हो, बीआरएस हो, बीजेपी हो, देश के सामने यह नग्न सत्य आना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि इस शराब घोटाले में सबसे बेनिफिशियरी कौन है? इस केजरीवाल के शराब घोटाले में सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचा? बीजेपी को पहुंचा, क्योंकि उस शराब के कांड में जो सबसे बड़ा किंगपिन था, जो मास्टरमाइंड था, उसने सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दिया है। उसके बाद उसकी जमानत हुई है। केजरीवाल के पास तो 100 करोड़ का आरोप है, रिकॉर्ड पे तो वो 35 लाख का चेक ही है जो पार्टी के चंदे के रूप में उसने ले लिया था, और तो कुछ नहीं है। ट्रायल है, ट्रायल है, ट्रायल है बोलते तो हैं। छगन भुजबल के केस में तो आपके पास फाइल नहीं मिल रही। ईडी कहती है कि मेरी फाइल ही, सर केस अब मेरे याद भी नहीं है और फाइल नहीं मिल रही है। जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का अमलगमेशन हुआ, तब इन्हीं लोगों ने इतना बवाल किया, सरकार को बदनाम किया, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई की केस डाल दी। आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में आ गए तो सीबीआई ने कल क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। वाड्रा को इतना बदनाम किया, प्रियंका के पति को, पूरे देश में दामाद 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 चलते रहे। और हरियाणा गवर्नमेंट एफिडेविट देती है कि डीएलएफ और वाड्रा के डील में कुछ काम ही नहीं हुआ, मतलब कुछ गैर कानूनी चीज नहीं दिखाई दी। केस बंद हो जाता है और उसके बाद डीएलएफ इनको फिर चंदा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ। ये लोगों को समझ में नहीं आता एक एफिडेविट की कीमत क्या है। ये क्या बात कर रहे हैं प्रेशर लाने वाले? इस देश में प्रजातंत्र जिंदा रखने के लिए सवाल पूछने वाले लोग चाहिए। सरकार को सवाल पूछना और सर्वोच्च न्यायालय के सामने सरकार को ताकत के साथ सरकार के गलत कर्मों पे यदि लेखा जोखा मांगते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय, और इस देश का सर्वोच्च न्यायालय इतना लेचा पेचा नहीं है कि कोई वकील प्रेशर डाल दे उसे। नरेंद्र मोदी खुद ट्वीट करके मल्लिकार्जुन खड़गे के एक ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट करते हुए काफी कुछ लिखा, जहां वही आरोप उनका है कि कांग्रेस जो है
वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर सत्ता प्रेशर में आप बनाने हो, की कोशिश सत्ता में आप हो। वही बात है कि विपक्ष, ईडी, सीबीआई, आईटी सब उनके पास है। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हो, आप कांग्रेस कहीं है नहीं यही बात करते हो। आप एक बार तय कर लो कांग्रेस है या नहीं है, कांग्रेस ताकतवर है या नहीं है, ये बात एक्सेप्ट ही कर लो एक बार, आज फाइनली हो जाए। बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा, ये सब बैठ के तय करे कि कांग्रेस ताकतवर है। जो शक्तिहीन पार्टी है, जो किसी की आपके सामने आप कुछ मानते नहीं उस पार्टी को, वो शक्तिहीन पार्टी सर्वोच्च न्यायालय को प्रेशर में लाएगी। आप सर्वोच्च न्यायालय का ये 600 लोगों ने अपमान किया ये बोल के कि सर्वोच्च न्यायालय प्रेशर में आ रहा है। नरेंद्र मोदी खुद भी कर रहे हैं। सवाल वो प्रेशर में नहीं आ रहा है, सरकार प्रेशर में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायपालिका ने जो कस्टोडियन होने का जो धर्म निभाया है अपना संविधान का, और संविधान की रक्षा के लिए यदि सर्वोच्च न्यायालय रास्ते में उतरा है, तो वो अंकुश इस मदमस्त हाथी पर जब लग गया तो उसका जो मस्तिष्क है वो लहूलुहान हो गया। क्योंकि यदि हाथी कंट्रोल में नहीं आएगा तो ये प्रजातंत्र को रोन देगा। तो ये अंकुश है, और इस अंकुश के खिलाफ अब आप कह रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। क्या चंडीगढ़ में जो किया बीजेपी ने, शर्मसार कांड, उसके ऊपर यदि न्यायपालिका कुछ बोले तो न्यायपालिका ऊपर प्रेशर है। केजरीवाल को आप अंदर कर दिया आपने। केजरीवाल भ्रष्ट है, आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। तो फिर अजित पवार बाहर क्यों है, हेमंत बिस्वा शर्मा बाहर क्यों है? आपने तो भ्रष्टाचारियों का एक बहुत बड़ा महाकुंभ बनाया है। भ्रष्टाचारियों का एक प्रकोष्ठ है भाजपा में। सारे राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का केस है, सब ने गमछा पहन के बीजेपी की सदस्यता ले ली है। कल तक अशोक चव्हाण का इस्तीफा क्यों हुआ मुख्यमंत्री पद से? आदर्श घोटाले केस में ना। तब तो आप ये कह रहे थे कि सैनिकों की विधवाओं के घर डाका डाला है, शहीदों के घर डाका डाला है। यदि उसने डाका डाला है तो वो डकैत आज आपके साथ क्यों? सवाल ये है। और वो डकैत नहीं है तो फिर क्या आप देश के सामने माफी मांगोगे कि हमने तब गलत बयानी की? अजित पवार को सबसे करप्ट आदमी करके 17,000 करोड़ का घोटाला, और इसको मैं चक्की पिसवाऊंगा, जीवन में किसी हालत में ये बीजेपी में नहीं आएगा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले देवेंद्र फडणवीस क्या राष्ट्रीय स्तर पे माफी मांगेंगे कि मैंने अजित दादा जैसे आदमी की इज्जत के साथ खिलवाड़ की? और अजित दादा भ्रष्ट है तो फिर आपके साथ क्या कर रहा है? वही सवाल है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। खबर यह भी है कि 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस जो है वो कांग्रेस पार्टी को थमाया गया, वो भी 2017-18 और 2020-21 के एक पूरे जांच को देखते हुए। आपको क्या लगता है कि आखिर मोदी जी का प्लान क्या है? मोदी जी का प्लान क्यों उन्हें केजरीवाल या देखिए, कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है? मोदी जी का एक ही प्लान है, उन्हें एन प्रकरण सत्ता में रहना है। तो 400 पार करेगी और बीजेपी। सत्ता में 400 पार करने के लिए आपके पास आपका एजेंडा नहीं है। आपने 10 साल के जो कुकर्म किए वो आपके सामने भूत बन के खड़े हैं। आपने सिर्फ मन की बात की है, अपने जन की बात सुनी नहीं है। आपने महंगाई के ऊपर 2014 के आपके भाषण जब यूट्यूब पे चलते हैं तो लोग हंसते हैं, वो मीम्स बन के आजकल जोक करके घूम रहे हैं। आपने कहा मैं रेलवे से ज़्यादा मेरा नाता किसी से नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दूंगा। रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है। आपने बेरोजगारी का खेल मजाक उठाया। आपने रुपए का कीमत 60 रुपये जब पहुंचा था, $1 60 रुपये का हो गया था, तब आपने हंसते हुए कहा था कि देश की प्रतिष्ठा गिर गई है। आज 83-85 पे डॉलर जाता है तो आज प्रतिष्ठा नहीं गिरती। पूरे विश्व की रेटिंग एजेंसी भारत के डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, चुनावी लोकतंत्र और उसके बाद बुरा तानाशाही कहते हैं, बुरी तानाशाही, द बैड डिक्टेटरशिप। तब आपने ये तय कर लिया कि इंटरनेशनल रेटिंग में जगह नहीं मिलती तो अपनी खुद की रेटिंग खुद तय कर लो। खुद ही तय करते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर निकल गए। खुद ही तय करते हैं, खुद ही आंकड़े बताते हैं, खुद ही बताते हैं कि मैं 81 करोड़ लोगों को भूखा नहीं सोने देता। तो 81 करोड़ लोग और 25 करोड़ लोग जोड़ दीजिए आप, कितने हो गए? तो इसका मतलब 2014 के पहले, मोदी आने के पहले पूरा देश ही गरीब था, सभी भीख मंगे थे। मोदी जी आने के बाद ही 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठे और 81 करोड़ लोग अभी गरीबी में हैं, 5 किलो का अनाज देना पड़ रहा है। मोदी जी किसी तो आंकड़े पे टिके भाई।
सवाल न्यायपालिका प्रेशर में नहीं है। मुझे गर्व है मेरे न्यायपालिका पे, मुझे गर्व है मेरे आर्मी पे, वो कभी प्रेशर में नहीं आती। प्रेशर में नेता आते हैं, सत्ता खोने का प्रेशर है, डर है। प्रेशर आदमी को तब आता है जब डर लगता है। मोदी जी को सत्ता खोने का डर है। उन्हें लगता है कि न्यायपालिका और एक हाथ कोई निर्णय दे चुनाव के पहले तो हमारी ऐसी तैसी हो जाए। विपक्ष न्यायपालिका के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? बाकी तो सारी एजेंसियां आपने बेच खाई हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले राहुल गांधी को चुनाव आयोग पत्र लिख के कहता है कि आप जरा बात करते समय तमीज से बात करिएगा। और चुनाव घोषित होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री शक्ति, मंदिर, हिंदू, ये तमाम बातों का जिक्र करते हैं। इलेक्शन कमीशन मौन है। लोग पत्र लिख रहे हैं, उसका जवाब नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर हो चुका है। फर्क इतना है कि महात्मा गांधी के बंदर थे तो बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न कहो वाले थे। ये जो नए 2024 में जो इनकी परिभाषा है, ना मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ सुनो, ना मोदी जी के खिलाफ कुछ कहो, ना मोदी जी के खिलाफ कुछ देखो। अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बात करें तो हम देख रहे हैं सुनवाई के दौरान केजरीवाल जी जो है वो खुद रिहा भी नहीं होना चाह रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? उनका क्या प्लान है? मैं केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी जी का एकलव्य मानता हूँ। वो 2 कदम आगे होते हैं मोदी जी के। मैंने पहले भी कहा था आप ही के शो में कि यदि वो अरेस्ट हो गया तो चुनाव अपना सरकार जेल से चलाएगा। लेकिन ऐसा संभव तो है नहीं, क्योंकि एलजी ने कह दिया है। एलजी के कहने से क्या होता है? एलजी सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ने भी तो जवाब दिया है कि एलजी अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं। के टिप्पणियों को ध्यान से सुनिए। हाईकोर्ट ने पहला सवाल उठाया, क्या संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती? संविधान में कोई प्रोविजन है क्या? नहीं है। अब ये कार्यपालिका मामला है तो एलजी तय करे क्या करना है। लेकिन एलजी किसके इशारे पर या किन के मुताबिक काम करेंगे? एलजी को यदि राष्ट्रपति शासन लागू करना है यहाँ पे तो उन्हें रिकमेंड करना पड़ेगा, और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद फिर मामला संविधान पीठ के पास आएगा। और संविधान पीठ ने यदि कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप नहीं नकार सकते, वो आरोपी है, यदि आरोपी सरकार नहीं चला सकते तो नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में 33% लोगों को जाना होगा जो आरोपी हैं। क्या ये भी एक वजह है कि केजरीवाल जब तक जेल में रहेंगे, अगर हम राजनीति की बात करें तो केजरीवाल की गिरफ्तारी या केजरीवाल अगर जेल में रहते हैं तो दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो एकदम आम आदमी पार्टी के लिए क्लीन स्वीप हो जाएगा? बहुत जगह बहुत ज्यादा पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। मैं अभी क्लीन स्वीप करने वाली बात नहीं करता, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनका सबका मत या इंडिया अलायंस को भी इकट्ठा कर दिया। तो भी पिछली बार का यदि मैं देखूं 2019 के चुनाव का, सभी सीटें 50% के ऊपर थी। तो इन्हें मेहनत तो करनी होगी। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि केजरीवाल का एक वोट बैंक बहुत उसके नज़दीक है, दिल के नज़दीक है। उस वोट बैंक ने भी देखा केजरीवाल को आप भ्रष्ट साबित करना चाहते हैं तो वो भ्रष्टाचार का मामला अभी रहा नहीं। ये मोदी जी की ही हिम्मत है और मोदी जी की ही, मतलब हम तो इतने शर्मसार हो जाते कि यदि मैं भ्रष्टाचार की बात करूं और 4 भ्रष्ट मेरे गले में टंगे हुए हैं तो मुझे खुद ही शर्म आएगी कि मैं भ्रष्टाचार की बात कैसे करूं। आज मैं सरकार को सवाल उठाता और पता पड़ा कि अशोक वानखेड़े ने एक एनजीओ बनाया और सरकार से करोड़ों रुपए लिए हैं, तो मुझे वो नैतिकता ही नहीं मुझे बोलने की भ्रष्टाचार की। यदि मैं खुद भ्रष्ट हूं तो मुझे भ्रष्टाचार के बारे में बोलने की नैतिकता नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भ्रष्टाचार का बेहतरीन नमूना नहीं है? ये मैं नहीं कहता, वित्त मंत्री के पति कहते हैं। चलो, मैं तो, लोग कहेंगे कि मुझे जैसा लोग कहते हैं कि घोर लेफ्टिस्ट है, पता नहीं। लेफ्ट वाले येचुरी जी को मैंने कहा कि मुझे घोर लेफ्टिस्ट कहा जाता है, तो उन्होंने कहा तो हम तो नहीं मानते कभी आपको लेफ्ट, क्योंकि आप में कोई लेफ्ट की मुझे चीज़ दिखाई नहीं देती। तो कांग्रेसी मुझे अपना नहीं मानते क्योंकि मैं उनको आईना दिखाता हूँ, और बीजेपी मुझे नक्सली मानते हैं, अर्बन नक्सली मानते हैं। तो उनके मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नैतिकता के पैमाने पे अपने आप को श्रेष्ठ रखता हूँ, इसलिए सवाल पूछता हूँ। चंद्रचूड़ जी ने नैतिकता के पैमाने पे अपने आप को श्रेष्ठ रखा है, इसलिए उनकी ताकत है कि वो सरकार को ललकारते हैं या सरकार को अपनी जगह दिखाते हैं।
इसके पहले कि हमने जस्टिस देखे कैसे राज्यसभा में बिक गए, या छोटी छोटी बातों पे किसी का महिला का स्कैंडल था, खुद ही अपने आप को ही क्लीन चिट दे दी। ये भी मामले हुए हैं इस देश में। कोई गवर्नर बनने के लिए किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। एक ने तो लगातार, आप ही के बंगाल में, आप बंगाल से आती है, एक जज साहब ने तो पूरे जिंदगी भर जब तक हाईकोर्ट में रहे तब तक वो लगातार ममता के खिलाफ आदेश देते रहे, अब बीजेपी से चुनाव लड़ और अभी बीजेपी से तुरंत चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग। ये बीजेपी का स्लीपर सेल था न्यायपालिका में। तो क्या इन 600 लॉयर को ये नहीं दिखा कि न्यायपालिका के न्यायाधीशों ने इस्तीफा देने के बाद तुरंत चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, कूलिंग पीरियड रखना चाहिए 5 साल का? क्या ये कभी ये पत्र ये नहीं दिखता उनको चीज? फिलहाल जिस पर हम बात कर रहे थे कि केजरीवाल का मामला 7 सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब अमेरिका, जर्मनी ने भी इस मुद्दे पर नजर बना के रखा है और अमेरिकी डिप्लोमेट को सरकार को बुलाना पड़ गया अपने दफ्तर में। 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई और जिसके बाद ये मामला अब एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है। मोदी की इमेज की धज्जियां उड़ रही है। ग्लोबल विलेज है। अब भारत विश्व से अलग नहीं है। आज यदि अमेरिका में बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो हमारे यहाँ संवेदना व्यक्त करते हैं हम। सरकार तो कह रही निजी मामला है। निजी मामला कैसा हो सकता है? लोकतंत्र और मानवीय मूल्य सभी जगह एक है। यदि निजी मामला है तो भारत को क्या अधिकार है यूक्रेन और रशिया के बीच में बोलने का? वो दोनों का युद्ध हो रहा है। भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार जांच करवा रही है, ईडी द्वारा भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार जांच कर रही है। तो ईडी ने अभी तक जितने भ्रष्टाचार के मामले आए, कितनी सजा हो गई, ईडी बताएं। ईडी अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखे। मुझे सीबीआई बताए, मुझे बीजेपी बताए कि आपने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ क्यों उस टाइम आरोप लगाए, किस बिना पे आरोप लगाए, उस सरकार को बदनाम क्यों किया चुनाव के पहले? बताइए। क्या हमारे प्रधानमंत्री मन की बात में आने वाले या एक विशेष भाषण में देश को संबोधित करते हुए अजित पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा और तमाम ऐसी लिस्ट है 50, 60, 150, 200 लोगों की जो अभी बड़े बड़े पद पे, नारायण राणे, हमने इनके खिलाफ, अजित पवार, छगन भुजबल, इन सब के खिलाफ हमने गलत बयानी कर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया। हम देश से माफी मांगते हैं। क्या ये बोलने के लिए तैयार है? यदि तब आपने झूठ बोला, गलत बयानी की, या फिर आज गलत बयानी कर रहे हो, दोनों सच नहीं हो सकती। कहीं एक तो आप गलत हैं। आप देश को मूर्ख बनाते हैं। जब आप विपक्ष में रहते हैं तो सत्ता पक्ष को भ्रष्ट कहते हैं, और जब आप सत्ता में आके वही लोगों को आप साथ में, उस पत्र में ये भी लिखा है, उस पत्र में एक पैराग्राफ इस पे भी है कि कुछ राजनीतिक दल किसी का विरोध करती है और कोर्ट के सामने आने के बाद फिर उसका साथ देती है। तो ये तो बीजेपी पे लागू होता है। बीजेपी ने विरोध किया वाड्रा का, फिर बीजेपी सरकार ने एफिडेविट क्यों दिया? तो जो सवाल मेरा था कि इस अमेरिका को, जर्मनी को या फॉरेन मीडिया को इस मुद्दे पर इंटरवीन करने से, इस पर रिपोर्ट करने से क्यों डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है या रोका जा रहा है? कोई रुकता नहीं मैडम। इन्होंने बुला के बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बोलेंगे नहीं, वहां का मीडिया लिखेगा नहीं। जब अमेरिका में कोई चीज़ होती है, जब अमेरिका में राष्ट्रीय सरकारें बदलती हैं, या लंदन में सरकार बदलती है, या जर्मनी में कोई होता है, या अफ्रीका में कोई विरोध होता है, तो क्या हमारे यहाँ आर्टिकल्स नहीं लिखे जाते? क्या हमारे अखबार में नहीं छपता कि ये गलत हो या सही हो रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अभी लगातार युद्ध हो रहा है, वो कई जगह सर्जिकल स्ट्राइक हुई है एक दूसरे पे, क्या हमारे यहाँ रिपोर्टिंग नहीं हुई है? मैं बार बार कह रहा हूँ, विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया है। और यदि प्रधानमंत्री विश्व स्तर पे जाके ग्लोबल वार्मिंग और इन सभी चीज़ों को चिंता जताते हैं, ये तो भारत पोल्यूशन करे, वो अपने जगह पे करे, तुमको क्या मतलब है? हमारे देश में पोल्यूशन कर रहे हैं, ये तो नहीं चलता ना। हम चांद पे जा रहे हैं, हम जहाँ वहाँ लैंड हो जाएंगे, हमें क्या करना? उसमें भी इंटरनेशनल रूल्स है ना। यूनाइटेड नेशंस किस लिए है, इंटरनेशनल कोर्ट किस लिए है? सबको बोला ना, हमारे देश का मामला है।
लेकिन अगर अमेरिकी सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि जिस तरह से कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया या जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसमें एक निष्पक्ष जांच और साथ ही साथ इस मुद्दे पर हम नजर बना के रखते हैं, ये मोदी का अपमान नहीं है? नहीं, इनका तो 10 बार अपमान हुआ, ये माने तो सही। इतनी मोटी चमड़ी के लोग हो गए हैं, अपमान को भी मान करके सारी दुनिया में बताते हैं। क्या आपको लगता है, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, इतना सब कुछ के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी और साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा, ये दो चीज ने 2024 का जो चुनाव है उसको पूरी तरह से पलट दिया है? बिल्कुल बदल दिया है, पलट दिया है, बदल दिया है। मैं तो यही कह रहा हूं कि लोगों के बीच में अनरेस्ट तो था और भाजपा के बीच में भी अनरेस्ट है। यदि गुजरात जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का गृह स्टेट है, यदि वहाँ लोग टिकट वापस कर रहे, चुनाव लड़ने से मना कर रहे, तो कोई तो कारण होगा। यदि आपको कंगना रनावत से लेके पठान तक क्रिकेटर और एक्ट्रेस और ये सबको उतारना हो रहा है, सिंगर्स और ये ढूंढे जा रहे हैं, तो इसके मायने ये है कि आपके पास, आपको डर है कि आपके लोग चुनाव जितवा नहीं देंगे, तो आपको कंगना रनावत चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कह दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया, कहने की बात है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब मुझे बताइए, फाइनेंस मिनिस्टर ने जूता मारा सभी को, जो चुनाव लड़ते हैं उनके पास पैसा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जूता मारा सारंगी नाम के एक सांसद को, जो साइकिल पे घूमता था और झोपड़ी में रहता था और उड़ीसा से भाजपा का सांसद है। वो तो साइकिल पे, उसको तो पास तो पैसा नहीं था, वो जो 25,000 रुपये लगता है वो भी नहीं है। और वित्त मंत्री यदि फॉर्म भरना चाहे तो उनके 25,000 रुपये अशोक वानखड़े आज अनाउंस करता है, मैं देने को तैयार हूँ, बैंक से ट्रांसफर कर दूंगा उनके अकाउंट में, वो 25,000 रुपये भरे, चुनाव लड़े। हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। और उन्हें टिकट भी आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से दिया जा रहा है, जहां बीजेपी बोला है भी नहीं। अपने औकात हो तो लड़के दिखाइए। उन्होंने तो मान लिया कि इन राज्य से मैं लड़ती भी तो हूं, तो जीत नहीं पाऊंगी। निर्मला सीतारमण जी ने 1947 से लेके 2014 तक विभिन्न नेताओं को स्टडी करना चाहिए बीजेपी के। सैकड़ों बार चुनाव हारा है जनसंघ ने, लेकिन जनसंघ ने हमेशा चुनाव लड़ा। वो बहादुर शाह जफर का शेर है ना, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मैदान जंग में वही जो घोड़े की सवारी करके लड़ता है वही नीचे गिरता है, जो घुटनों के बल पे रेंग रहा हो जमीन पे, और कहां गिरेगा। हिम्मत चाहिए चुनाव जीतने की और लड़ने की भी। अटल जी भी चुनाव हारे हैं, इंदिरा जी भी चुनाव हारी है, राहुल गांधी भी चुनाव हारे हैं, डरे नहीं, फिर लड़े। मैं भाजपा के नेताओं को, मतलब पुराने नेताओं को, जनसंघ के नेताओं को साधुवाद, मतलब दंडवत करता हूं कि कांग्रेस के खिलाफ लगातार विरोध के स्वर उन्होंने बनाए रखे। आज यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तो उसकी नींव उन लोगों ने डाली है। यदि तभी हाथ पैर फुला के घर बैठ जाते निर्मला सीतारमण जैसे, हम कहां से लड़ेंगे, हम तो हार जाएंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं है, ऐसे करते हुए लोग यदि जाते तो कांग्रेस तो कभी जीवन में सत्ता से बाहर ही नहीं जाती। मदमस्त हाथी जैसी इस देश को रोनती रहती, क्योंकि कोई भी हाथी मदमस्त हो जाता है तो रोंदना उसके साथ आ जाता है। और सत्ता में जब आप निरंकुश होते हैं तो एक मदमस्त हाथी और आप में कोई फर्क नहीं होता। लोकशाही से, यानी लोकतंत्र से आप कब तानाशाही पे जाते हो, वो हेयरलाइन डिफरेंस है। इसीलिए स्विट्जरलैंड की रेटिंग एजेंसी कहती है कि भारत में चुनावी लोकतंत्र है। बस चुनाव करवाने में बताते हैं कि लोकतंत्र है, उसके बाद लोकतंत्र कहाँ है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है, न्यायपालिका पे प्रेशर लाने के लिए चिट्ठियां लिखी जाती है। और एक सिटिंग वित्त मंत्री को पता है कि वो इन दोनों राज्य से अगर चुनाव लड़ती भी है तो जीत नहीं पाएगी, और ना ही बीजेपी उन्हें कर्नाटक से सीट इस बार देना भी चाहती है। मैंने बोला ना, मैं अभी आज एक अपील करूं कि निर्मला सीतारमण जी को चुनाव लड़वाना है, चंदा चाहिए, तो मुझे लगता है कि आधे 1.5 घंटे में 1-2 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे। 2 करोड़ रुपए में तो चुनाव लड़ी जा सकता है। क्या चाहिए आपको, गाड़ियों से घूमना ही है। बीजेपी तो बेचारी बैंकरप्ट पार्टी हो गई, उसके पास तो पैसा है ही नहीं जो पार्टी को, उम्मीदवार को दे। निर्मला जी को तो बिल्कुल पैसा नहीं देगी वो। निर्मला जी ने क्या कहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके पति ने क्या कहा। बिल्कुल।
और उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस सदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का इशू है और इस चुनाव में भारत बनाम भ्रष्ट सरकार ये चुनाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर देश नीति के साथ जुड़ने के लिए।